जो आज हमने पढ़ना है उसका टेबल आप सभी के सामने लाया हूं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों आज नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है। चैप्टर का नाम है प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक। तो इसको हम शुरू करने वाले हैं। आप सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप सभी को समझ में आ जाता है, पसंद आ जाता है तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट देनी हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक। देखिए दोस्तों, ऊतक होता क्या है। सबसे पहली बात है दोस्तों, ऊतक जो होता है वो कोशिकाओं का समूह होता है। कोशिकाओं का समूह मतलब दोस्तों ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाएगा? टिश्यूज कहलाएगा। तो दोस्तों कोशिका क्या होती है? कोशिका हमारे शरीर की क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। मतलब जिस प्रकार से एक मकान बनता है, मकान की एक जो इकाई है वो क्या है? ईंट से मकान बनता है। वैसे ही कोशिका सेल जो है वो हमारे शरीर की क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। कोशिका से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है, ये समझ सकते हैं आप। अब दोस्तों हम बताएंगे ऊतक कितने प्रकार के हैं। तो ऊतक दोस्तों दो प्रकार के हैं। एक है पादप ऊतक और दूसरा है दोस्तों जंतु ऊतक। जंतु ऊतक, दो प्रकार के ऊतकों का हम अध्ययन करेंगे और आज जो चैप्टर है वो पादप ऊतक का हम अध्ययन करने वाले हैं। जंतु ऊतक दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे और साथ में थर्ड पार्ट आएगा इसका, वो क्वेश्चंस का होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को पसंद आएगा ये चैप्टर। बहुत ही मेहनत से और अच्छे ढंग से मैंने इसको प्रिपेयर किया है। तो देखिए दोस्तों, पादप ऊतक को मैं जो आज हमने पढ़ना है उसका टेबल आप सभी के सामने लाया हूँ। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। इंग्लिश वाले बच्चे भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको भी प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आप समझना चाहते हैं तो अच्छे से ये भी आपके समझ में आ जाएगा। फोकस मेरा हिंदी में रहेगा। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी समझने के लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल भाषा में मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ आज ऊतक। तो पादप ऊतक दोस्तों मोस्टली होता है दो प्रकार का। एक होता है विभोज्य ऊतक जिसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। विभोज्य ऊतक और स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू, दो प्रकार का होता है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। कौन? पादप ऊतक। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये सबसे पहले मैंने स्लाइड इसीलिए लाई है क्योंकि हम इसके आधार पे ही आगे पढ़ने वाले हैं, आप सभी को समझ में आ जाए। पादप ऊतक दो प्रकार का, विभोज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। अब दोस्तों विभोज्य ऊतक है वो तीन प्रकार में है। कौन कौन सा? शीर्षस्थ विभोज्य ऊतक, पार्श्व विभोज्य ऊतक और अंतर्विष्ट विभोज्य ऊतक। ठीक है दोस्तों, और स्थायी ऊतक तीन प्रकार का है। स्थायी ऊतक दो प्रकार का है। कौन कौन से? सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक, दो प्रकार के हैं। ठीक है, अब सरल स्थायी ऊतक पुनः तीन प्रकार का है। कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का। और इसमें एक टर्म यूज आता है क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। वो किसके पार्ट होते हैं? वो पेरेनकाइमा के ही पार्ट होते हैं। कभी कभी लोग ये भी टाइप्स में लिख देते हैं, ये टाइप नहीं है, ये पेरेनकाइमा के ही पार्ट है। तो तीन प्रकार का है। कौन कौन से? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे बताता हूं जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक दोस्तों दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? जाइलम और फ्लोएम, दो प्रकार के जटिल ऊतक होते हैं। अब जाइलम में आगे आप चार प्रकार पढ़ोगे और फ्लोएम में आपको देखने को मिलते हैं पांच प्रकार। इसमें चार ही लिखे हैं, एक पांचवा होता है दोस्तों फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर लिखा है तो कोई दूसरा एक पार्ट छूट रखा होगा, वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। अभी इसको देखते हैं।
एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने डिस्कस करता हूं इसको। पादप ऊतक दोस्तों, विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक, दो प्रकार का। विभोजित की ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्विष्ट विभोज्य ऊतक। और स्थायी ऊतक दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। है तो स्थायी ऊतक, लेकिन एक सरल स्थायी ऊतक है और दूसरा जटिल स्थायी ऊतक है। जो जटिल स्थायी ऊतक है वो पुनः दोस्तों 2 प्रकार के हैं, जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम के पार्ट ये आपके सामने है, इसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे इसमें, ये इंग्लिश में आप सभी इसको भी ध्यान से पढ़ सकते हैं, ध्यान से इसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। चलिए ये देखिए, कुछ ऊतक के मैंने आपको इमेज लगाए हैं, इस टाइप का ऊतक होते हैं ये, इनका आप देख सकते हैं, ये ऊतक है, इनको आप अच्छे से देख सकते हैं। अब है पादप ऊतक के प्रकार। देखो दोस्तों स्लाइड आप सभी के सामने अब माइंड में बैठनी चाहिए। पादप ऊतक मैंने बताए थे 2 प्रकार के होते हैं, एक विभोज्य ऊतक और दूसरा स्थायी ऊतक। विभोज्य ऊतक को क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक, और स्थायी ऊतक को परमानेंट। ठीक है, ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पादप ऊतकों को 2 भागों में विभाजित किया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। वृद्धि अथवा विभोज्य ऊतक। विभोज्य ऊतक क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को विभोज्य ऊतक भी कहा जाता है। मतलब कि फिक्स्ड क्षेत्र होते हैं, फिक्स एरिया होता है विभोज्य ऊतक का, जिनमें क्या होता है, वृद्धि होती है। तो जैसे ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये कुछ फिक्स क्षेत्र है, इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम शीर्षस्थ। ठीक है दोस्तों, दूसरा ये देखो कैम्बियम है, यहाँ पे अंतर्वृष्ट है, ये अंतर्वृष्ट है। तो ये जो क्षेत्र होते हैं ये क्या करते हैं, निरंतर वृद्धि करते रहते हैं, और इन्हीं क्षेत्र को क्या बोलते हैं, विभोज्य ऊतक बोलते हैं। ध्यान से आप सुनना, विभोज्य ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ, कैम्बियम और अंतर्वृष्ट। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रकार के होते हैं, और इसी के कारण क्या होता है, प्रत्येक पौधे में वृद्धि होती है। तो इसमें क्या होता है, जो ये इसके शीर्ष पर हो गए, ये क्या है, वो डिवाइड होते रहते हैं, मतलब विभाजित होते रहते हैं, विभाजित होते रहेंगे। जैसे ही ये विभाजित होना बंद हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा विभाजित हो गए, ये यहाँ से लेकर ये देखिए, आप पहले ये मान लो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो विभाज्य ऊतक था ये यहाँ था, अब ये क्या हुआ, ये विभाजित होता गया, फिर यहाँ गया होगा, फिर यहाँ गया होगा, अब यहाँ पे टॉप में है। तो ये जो नीचे का अब बचा, ये कौन सा हो गया, ये दूसरा ऊतक बन गया, ये विभाज्य ऊतक नहीं है। तो जहाँ पे विभाज्य ऊतक नहीं होगा वहाँ पे कौन सा होगा, ये आपको मैं बता देता हूँ। वहाँ पे कौन सा होगा, वहाँ पे पाया जाएगा स्थायी ऊतक। मतलब कि स्थायी ऊतक किसके पश्चात बनेंगे, विभोज्य ऊतक के पश्चात, और उनमें क्या है, वृद्धि नहीं होगी। ये आपको क्लियर करना जरूरी है। अब आपके समझ में आ जाएगा कि भाई विभाज्य ऊतक कौन से होते हैं और स्थायी ऊतक कौन से होते हैं। सीधा सीधा मान लो कि भाई जो कोशिकाएं विभाजित होके थक जाती है वो क्या कहलाएगी, स्थायी ऊतक कहलाएगी। जो मतलब विभाजित नहीं होगी, और विभोज्य ऊतक हमेशा कहाँ रहेगा, वो टॉप पे रहेगा, टिप पे रहेगा हमेशा। ठीक है दोस्तों, ये इधर को विभाजित हो रहा है और ये इधर को विभाजित हो रहा है चौड़ाई में। आई बात समझ में? तो इसको क्या बोलेंगे, विभाज्य ऊतक। जो ऊतक विभाजित होते रहेंगे उसको क्या बोलेंगे आप, सीधा सीधा सिंपल शब्दों में विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ, कैम्बियम और अंतर्वृष्ट, 3 प्रकार के। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कुछ विभाज्य ऊतक के मैं आपको कैरेक्टर बता देता हूं। विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं अत्यंत क्रियाशील होती है, होगी, विभाजित होना है तो इसलिए कोशिकाएं हमेशा क्या रहती है, क्रियाशील रहती है, विभाजित होते रहती है। ठीक है दोस्तों, इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति, स्पष्ट केंद्रक होते हैं।
भाई पतली कोशिका भित्ति होती है जिसके कारण विभाजित होने में आसानी होती है। कोशिका द्रव्य ज़्यादा होगा तो विभाजित जल्दी जल्दी होगी, और इसके केंद्रक हमेशा स्पष्ट रहते हैं। केंद्रक स्पष्ट हो गए तभी वो मतलब विकसित केंद्रक माना जाता है। इससे क्या है, नया केंद्रक जल्दी से बन जाएगा। और इनके पास रसधानी नहीं होती है, रसधानी इसके पास नहीं होती, वो किसके पास रहती है, हमेशा परमानेंट टिश्यू के पास। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट अब है परमानेंट टिश्यू। यह एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति को खो देते हैं। सीधी सी बात है, मैंने बोला भाई जो विभाजित नहीं होता वो क्या है, स्थायी ऊतक है। अब भाई विभाजित वाले ऊतक क्या है, वो कौन सा काम कर रहे हैं, वो तो विभाजित होने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो स्थायी बच गए वो शांति से नहीं बैठते, उनके पास अन्य कार्य होते हैं, वो दूसरे काम में लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए वो कौन से कार्य करते हैं। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे स्थायी ऊतक कितने प्रकार के हैं। तो स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं सरल स्थायी ऊतक, दूसरे होते हैं जटिल स्थायी ऊतक। दो प्रकार के होते हैं। अब पढ़ेंगे हम सरल स्थायी ऊतक, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से, जिससे आपको समझ में आ जाए, वही लैंग्वेज में यूज कर रहा हूं इसमें। अभी तक हमने क्या पढ़ा दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा भाई ऊतक होता है, क्या होता है, ऊतक होता है, वो क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई होती है, ये पढ़ा। फिर ऊतक को हमने दो भागों में डिवाइड किया, कौन कौन से भाग, विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। अब स्थायी ऊतक को भी हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, विभाज्य ऊतक को भी विभाजित किया तीन भागों में। ठीक है, अब स्थायी ऊतक को भी दो भागों में विभाजित कर दिया, उसमें से हम पढ़ रहे हैं सरल स्थायी ऊतक। अब सरल स्थायी ऊतक पढ़ेंगे दोस्तों। एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती है जिसे सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। एपिडर्मिस होती है, ठीक है, किसी भी उसकी बाहरी परत जो होगी कोशिका की, वो क्या कहलाएगी, एपिडर्मिस कहलाएगी। इसके बारे में हम डिटेल में अगली वीडियो में बताएंगे। बाकी दोस्तों ये मान लो कि भाई एपिडर्मिस के नीचे कुछ कोशिकाओं की कुछ परतें होती है जिनको सरल स्थायी ऊतक बोलते हैं। अब इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला कौन सा है, पेरेन्काइमा है। सबसे पहला कौन सा है, पेरेन्काइमा है। उसके बाद कोलेनकाइमा है, उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा है। तीनों के अलग अलग कार्य है और उन कार्यों को आपके सामने अध्ययन करेंगे। पेरेन्काइमा में हम पढ़ते हैं सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या है, यह जो है सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। पेरेन्काइमा सबसे ज्यादा पाया जाता है, पेरेन्काइमा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला। साथ साथ याद करते रहिए दोस्तों, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक। क्वेश्चन आ सकता है भाई सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है, तो सरल स्थायी ऊतक कौन सा है, पेरेन्काइमा है। नेक्स्ट दोस्तों, ये जीवित कोशिकाएं होती है, लिविंग रहती है। पेरेन्काइमा कैसे रहती है, जीवित कोशिकाएं। और दूसरा नेक्स्ट हम बताएंगे इसके बारे में, कोशिका भित्ति कैसी होगी, पतली होती है। इसकी कोशिका भित्ति हमेशा पतली रहती है। पेरेन्काइमा की कोशिका भित्ति पतली होती है। ठीक है, जीवित है, एक कैरेक्टर बता दिया, जीवित है। दूसरा कोशिका भित्ति पतली होती है और सरल कोशिकाओं का बना होता है, इसीलिए इसको सरल स्थायी ऊतक बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या बताया, सबसे अधिक पाया जाता है। यह ऊतक भोजन का भंडारण किसका काम करती है, इसका काम देख लो दोस्तों, इसका काम क्या है, भोजन का भंडारण, भोजन का भंडारण, भोजन का भंडारण करती है। यह हो गया पेरेन्काइमा। अब मैंने बताया इसमें क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा दो और टर्म भी आते हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। अब हम क्लोरेन्काइमा के बारे में बताएंगे दोस्तों। इसमें क्या होता है, जो पेरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है।
मतलब कि पेरेन्काइमा में क्या पाया जाएगा, पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है। उसमें क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। पेरेन्काइमा में क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल, और उस क्लोरोफिल में कौन सी रिएक्शन होगी, लाइट रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन। उस पार्ट को क्या बोलोगे, क्लोरेन्काइमा बोलोगे। आप ध्यान रखना, मतलब क्लोरेन्काइमा किस में है, पेरेन्काइमा में। पेरेन्काइमा में पाया जाता है, और कौन से भाग में, जहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होती है। अब कभी भी आप नहीं भूलोगे कि क्लोरेन्काइमा क्या है। भाई पेरेन्काइमा में जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होती है उस वाले पार्ट को क्लोरेन्काइमा कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, एरेन्काइमा। एरेन्काइमा भी सेम है। जलीय पौधों में पेरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती है। जलीय पौधे होते हैं तो जो पेरेन्काइमा सेल है उसमें कोशिकाओं के मध्य क्या होता है, हवाओं का बड़ा वो होता है, मतलब फूला हुआ टाइप का होता है, उभरा हुआ टाइप का होता है। और इसी के कारण क्या है, जलीय पौधे, भाई हवाओं के कारण क्या है, जलीय पौधे इस गुब्बारे के टाइप, गुब्बारा मान लो आप, इस गुब्बारे के प्रकार से जलीय पौधे क्या करने लगते हैं, तैरने भी लगते हैं। तो तैरने के लिए भी कौन सा उत्तरदायी है, पेरेन्काइमा। और पेरेन्काइमा में एरेन्काइमा कहाँ पाया जाएगा, एरेन्काइमा पाया जाएगा दो कोशिकाओं के मध्य जो जलीय पौधों में खाली स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है, उसी को बोलते हैं एरेन्काइमा। ठीक है दोस्तों, ये टर्म आपको समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। पेरेन्काइमा बिल्कुल समझ में आया होगा, किसका वो करती है, सरल होता है, सबसे अधिक पाया जाता है और भोजन का भंडार करती है। ठीक है, और उसमें भी जो क्लोरेन्काइमा कहाँ है, जहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। एरेन्काइमा कहाँ है, दो कोशिकाओं के मध्य, जहां पे क्या होता है, एक गुच्छे टाइप का, गुब्बारा टाइप का होता है, उसको क्या बोलते हैं आप, एरेन्काइमा, दो कोशिकाओं के मध्य में। और उसके कारण क्या है, पौधे तैरते हैं जल में। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया पेरेन्काइमा के बारे में। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, किसके बारे में, कोलेन्काइमा के बारे में। दूसरा आता है कोलेन्काइमा। ये क्या है, इसका सबसे पहला मैं बता देता हूं आपका, लचीलापन, लचीलापन। ठीक है, लचीलेपन का एक गुण, ठीक है, इसमें कौन सा गुण पाया जाएगा, लचीलेपन का एक गुण पाया जाएगा, और उसी को आप क्या बोलोगे, कोलेन्काइमा। कोई भी पौधा या तना, पत्ती क्या है, लचीलापन उनमें पाया जाता है, तो इसका मतलब वहां पे कौन सा उत्तक होगा, कोलेन्काइमा उत्तक होगा। ठीक है, ये क्या करते हैं, पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, यांत्रिक सहायता, जिससे कि भाई पौधा कैसे रहे, फ्लेक्सिबल रहे। ठीक है, टूटे ना जल्दी से। अगर लचीलापन वाला गुण नहीं होगा तो क्या होगा, सीधा होगा, या तो टूट जाएगा या फिर सीधा खड़ा रहेगा। ये ऊतक जो है वो एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में पाए जाते हैं। एपिडर्मिस होगा, एपिडर्मिस का जो है, एपिडर्मिस के बारे में कल बताऊंगा, उसके नीचे पर्णवृंत, पर्णवृंत उसमें पाया जाता है। कौन सा, कोलेन्काइमा। किसके लिए उत्तरदायी है कोलेन्काइमा, लचीलेपन के लिए। पेरेन्काइमा किसका वो करता है, भोजन का क्या करता है, भंडारण करता है, कौन, पेरेन्काइमा। और कोलेन्काइमा लचीलापन के लिए उत्तरदायी होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं, इस ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती है, जीवित होती है। पहली बात जीवित रहती है, और पेरेन्काइमा की भी कैसी थी, जीवित थी। लंबी होती है, लंबी होती है, और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। ठीक है, अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी, कोनों पर मोटी। ठीक है दोस्तों, यह होता है किसमें, कोलेन्काइमा में। अब तीसरा, दोनों जीवित कोशिकाएं थी, पेरेन्काइमा भी और कोलेन्काइमा भी। क्लोरेन्काइमा मतलब आपको समझा दिया था, पेरेन्काइमा का ऐसा भाग जहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। एरेन्काइमा मतलब दो कोशिकाओं के मध्य जो खाली गुच्छ होता है उसको एरेन्काइमा बोलते हैं। कोलेन्काइमा मतलब आपको बता दिया है, लचीलापन के लिए उत्तरदायी रहता है। और स्क्लेरेन्काइमा तीसरा आपके पास
पार्ट आता है, स्क्लेरेनकाइमा। ये कैसे होते हैं? ये कठोर होते हैं और मजबूत भी होते हैं, कठोर होते हैं और मजबूत भी होते हैं। ठीक है। नारियल के रेशे युक्त छिलके क्या है? स्क्लेरेनकाइमा से बने होते हैं। जो नारियल में जो छिलके हो गए वो रेशे, नारियल के रेशे किससे बने होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा से बने होते हैं। लंबी और पतली कोशिकाएं कैसी होती है? ये लंबी और पतली, लंबी और पतली कोशिकाएं। ठीक है। और इसमें क्या है? लिग्निन पाया जाता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बता दूं, स्क्लेरेनकाइमा में क्या पाया जाता है? लिग्निन। लिग्निन एक पदार्थ है, स्क्लेरेनकाइमा में पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या है? मोटे भी होते हैं। ठीक है। भित्तियां इसकी क्या होती है? मोटी भी होती है। कोशिका के मध्य कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है। इसमें क्या है? आंतरिक स्थान नहीं पाया जाता। कोशिकाओं के मध्य आंतरिक स्थान नहीं पाया जाता। ये कौन सा हो गया? आपका स्क्लेरेनकाइमा के बारे में हो गया। ठीक है दोस्तों, तीनों आपको समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे से आए होंगे। पेरेन्काइमा भोजन का भंडारण करती है, सरल ऊतकों से बनी होती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और दूसरा कोलेनकाइमा लचीलापन है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे क्या है? वो टूटने से बचाता है और अनियमित ढंग से इसकी वृद्धि होती है, ये भी जीवित होता है। तीसरा स्क्लेरेनकाइमा, ये बिल्कुल भी लचीलापन नहीं है, ये कैसा है? कठोर है। ठीक है, ये कैसा है? कठोर वाला भाग है। तो आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्तों। ये देखिए, तीनों के मैंने डायग्राम भी आप सभी के सामने दिखा दिए हैं। पेरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया और स्क्लेरेनकाइमा हो गया। इसका आप डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे है दोस्तों नेक्स्ट, जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने सारा पढ़ लिया, अब बचता है हमारे पास जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक में क्या है दोस्तों? जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और यह सभी के साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। मतलब कि एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। बाकी कैसी कोशिकाओं से बने थे? स्थायी ऊतक कैसी कोशिकाओं से बने थे? सरल स्थायी ऊतक एक कोशिकाओं से बने थे, लेकिन ये एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और वो कोशिकाएं मिलकर काम करती है। वे कोशिकाएं क्या है? मिलकर काम करती है। और इसके उदाहरण कौन से हैं? जाइलम और फ्लोएम, दो इसके उदाहरण हैं। जाइलम के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट हम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जाइलम के पार्ट है, एक तो है जाइलम ट्रैकिड जिसको हम बोलते हैं वाहिनिका, दूसरा है वाहिका, तीसरा है जाइलम पेरेन्काइमा और चौथा है जाइलम फाइबर। ठीक है दोस्तों, जाइलम का कार्य हम आपको बताएंगे और साथ में फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोएम की सेल्स के बारे में पढ़ेंगे और फ्लोएम के सेल्स के कार्य भी बताएंगे। ये फ्लोएम के 5 भाग है: चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ठीक है, ये हो गए फ्लोएम के 5 भाग। अब पढ़ते हैं इससे पहले जाइलम। जाइलम के बारे में, जाइलम के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे, जाइलम ट्रैकिड से पढ़ेंगे। ध्यान से अध्ययन करेंगे, आप सभी लोग ध्यान से सुनना। ठीक है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में जाइलम ट्रैकिड्स और दूसरा कौन सा है? जाइलम ट्रैकिड्स और वाहिका। ये दोनों कैसी होती है? संरचनाकार नलिकाएं होती है। कैसी होती है? संरचनाकार नलिकाएं होती है। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पानी और खनिज लवणों का किसके द्वारा? ट्रैकिड्स के द्वारा और वाहिका के द्वारा। ठीक है, पानी के साथ क्या जाते हैं? खनिज लवण। खनिज लवण क्या होते हैं? जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिसकी पौधे को आवश्यकता होती है। दूसरा आता है जाइलम पेरेन्काइमा। नेक्स्ट मतलब दूसरा मतलब तीसरा, क्योंकि दो का काम तो एक ही हो गया। तीसरा कौन सा है? जाइलम पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जिस प्रकार से वे पेरेन्काइमा कार्य करते हैं, ये पेरेन्काइमा भी सेम कार्य करते हैं। किसका?
भोजन के संग्रहण का। जाइलम पैरेन्काइमा भी क्या करते हैं, जाइलम में भोजन के संग्रहण का कार्य करते हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं किसका कार्य करते हैं, भोजन के संग्रहण का। और जाइलम फाइबर क्या करते हैं, ये भी रेशे होते हैं और ये क्या करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से सिंपल फाइबर जो सरल स्थायी ऊतक था उसका जो फाइबर था स्क्लेरेन्काइमा था, सेम जाइलम फाइबर भी कार्य करता है। ये भी सहारा प्रदान करता है क्योंकि ये कठोर होता है। तो चारों के कार्य में एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों, इन दोनों के कार्य है संवहन के। किसका संवहन, खनिज व पानी का। ठीक है, इसका कार्य क्या है, भंडारण का, संग्रहण का, भोजन के भंडारण का या संग्रहण का बोल सकते हैं। और इसका कार्य क्या है, इस कोशिका का, इस कोशिका का कार्य है सहारा प्रदान करना। किसको सहारा देना है, जाइलम को। तो ये जो चारों एक साथ मिलके काम करते हैं उसी को बोलते हैं जाइलम। क्योंकि ये प्रक्रिया जटिल है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जटिल ऊतक। चलिए दोस्तों, जाइलम का आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों फ्लोएम में। फ्लोएम में 5 भाग होते हैं दोस्तों, चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो दोस्तों इसमें पढ़ेंगे जो चालनी नलिका होती है वो कैसी होती है, छिद्रित भित्ति वाली, तथा चालनी नलिका कैसी होती है, छिद्रित भित्ति वाली, छिद्रित भित्ति वाली। ठीक है दोस्तों, और साथ में छिद्रित के साथ साथ कैसी होती है दोस्तों, ये होती है नलिकाकार। एक तो हो गया छिद्रित और दूसरी होती है नलिकाकार। और इसमें क्या है, इसका जो कार्य है, चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका और साथी कोशिकाएं, इसमें क्या होता है, इसमें भोजन का विभिन्न अंगों तक पहुंचना इनके द्वारा होता है। और भोजन का जो संग्रहण है, वो कौन करता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम फाइबर क्या करता है, वो फ्लोएम को सहारा प्रदान करता है, फ्लोएम को सहारा। ठीक है दोस्तों, फिर से कार्य बता देता हूं। ये जो तीनों है ये क्या कार्य करते हैं, खनिज नहीं, इसमें क्या हो गया, भोजन। जो भोजन बनता है कहाँ बनता है, पत्तियों में, वो पौधों के विभिन्न भागों तक भोजन को ले जाना, भोजन ले जाने का कार्य। और फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करते हैं, भोजन का संग्रहण। और फ्लोएम फाइबर जो कोशिका होगी वो क्या करती है, फ्लोएम को सहारा प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, सहारा प्रदान करती है। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर है वो लगभग टॉपिक क्लोज हो चुका है। आप देख सकते हैं जाइलम में ये इस तरह से है और फ्लोएम में कार्य इस तरह से हो रहा है। जाइलम में जो पाथवे है वो एक तरफ का है और फ्लोएम में ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, साथी कोशिकाएं क्या करती है, ये जो है फ्लोएम नलिकाएं हैं उनको साथ में हेल्प करती है, हेल्प का टाइप का कार्य करती है ये। ठीक है, रक्षा करती है, उसकी सहारा टाइप का प्रदान करती है। और पूरे फ्लोएम ऊतक को सहारा कौन देते हैं, फ्लोएम रेशे। देखो दोस्तों, वाटर और मिनरल्स, ठीक है, 1 वे पाथ है। और इसका भी क्या है, वाटर एंड फूड, और ये 2 वे पाथ है क्योंकि इसको ऊपर भी ले जाना होता है, नीचे भी लाना होता है और अन्य भागों तक भी लेके जाना होता है। और जाइलम कहाँ जाता है, पानी कहाँ जाता है, जाइलम कहाँ की तरफ लेके जाता है, पानी को ऊपर की तरफ लेके जाता है, पत्तियों तक। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक हो चुका है क्लोज। आप सभी को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। हमने आज जो पढ़ा है वो यहाँ पे हम इसको फिर से देखते हैं। पादप ऊतक पढ़ा। पादप ऊतक 2 प्रकार के पढ़े हमने, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक 3 प्रकार के पढ़े, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, पार्श्व विभाज्य ऊतक और अंतर्वृष्ट विभाज्य ऊतक। फिर स्थायी ऊतक फिर हमने 2 प्रकार के पढ़े, सरल और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक हमने 3 प्रकार के पढ़े। 3 प्रकार में क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा भी आपके समझ में आ गया होगा। और उसके बाद हमने जटिल स्थायी ऊतक हमने 2 प्रकार के पढ़े, जाइलम और फ्लोएम। और इसमें जो कोशिकाएं होती है
वो भी हमने उसके बारे में भी अध्ययन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम। आज लास्ट आप सभी को बताने वाले हैं कि लास्ट क्या बताने वाले हैं हम आप सभी को कि कृष्णा क्लासेस को दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक तो बनता है। आपको इसी तरह से समझाया जाएगा, बिल्कुल आराम से अच्छी तरह से समझाया जाएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।